दिया तो वो आतंकवाद है, यूरोपियन कंट्रीज ने जिसको कह दिया वो आतंकवाद है। अच्छा, बड़ी जगह पे देखिए, बहुत सी जगह पर रूस को भी जो है अमेरिका ने आतंकवादी कह रखा है, ईरान को भी आतंकवादी घोषित कर रखा है। जी सही है जवाब साहब, रोकूंगा। एक ब्रेकिंग खबर यहाँ पे आई है, ये जो ईरान ऑब्जर्वर है उसकी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने अभी एक बहुत बड़ा हमला अटैक किया है, जो इजराइल का मिलिट्री बेस है उस पर हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रोन हमला किया है कि वहां पे जी जी तकरीबन 20 सोल्जर्स जो है, 20 फौजी जो है वो तकरीबन जख्मी हुए। उनको 12 यानी 1 दर्जन के करीब जो एम्बुलेंस है वो उनको जी जी लेकर के जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत उसमें बड़ा हमला उसमें है। उसमें और वो मैं बता दूं, ये हमला कल का है और इस हमले नहीं, कल ब्रेकिंग भी न्यूज हुआ था। अभी नहीं आई नहीं होगी। नहीं नहीं, कल भी जी हुआ था और अभी अभी ये हुआ है, बिल्कुल ब्रेकिंग। 24 सेकंड पहले ये मैं ऑब्जर्वर खोल के बैठा हुआ हूँ, ये जी बिल्कुल जी लेटेस्ट है। कल भी हमला किया गया था और 1 घंटा पहले अभी यहाँ पे एक और है कि ईरान जो है उसने ये कहा है कि हम जो है पूरी नजर जो है वो रखे हुए हैं और जो कुछ होगा वो हम बहुत ही पूरी ताकत से उसका हम जवाब देंगे। और नहीं, आज ईरान ने उसमें मुमताज साहब थोड़ा सा अपडेट और इसमें और डाल दूं। हाँ कल ही कहा गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, अगर अब हमारे सिविलियन मारे जाएंगे, आम शहरी नागरिक मारे जाएंगे, तो हम भी जवाब उसी भाषा में ही देंगे। तो शायद शायद ये जवाब जो है एक इजराइल के लिए एक रिटेलिएशन होगा, टिट फॉर टैट है ये। और उन्होंने बाकायदा आदमियों के बीच जो है मिलिट्री बेस बने, उन्होंने बाकायदा जो ड्रोन उड़ाया था, और वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी थी, रूसी टेक्नोलॉजी थी, जिससे उन्होंने पूरा बाकायदा बताया था, एरिया बताया था कि हमको ये भी पता है कहां कहां पे आपके फौजी अड्डे हैं, किन किन जगहों पर जो है आपके फौजी बेस हैं, और हम कभी भी निशाना बना सकते हैं। तो मेरी नजर से ये चीज जो है उसी चीज का संदेश है ये। नहीं बिल्कुल। और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड मिसाइल फोर्स कमांडर जो ईरान के हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम सारी चीजों को देख रहे हैं। और आज ईरान ने भी सैयद जवाद बाकायदा जो है वो अमेरिका को धमकी दी है कि आप जंग से दूर जी रहें। हालांकि और ये शायद उस वक्त धमकी दी है कि जब अमेरिका जो है वो इनको एक डिफेंसिव सिस्टम देने की बात कर रहा था और ईरान को धमकी देने की बात की थी, ईरान को धमकी दी थी, तो उसके जवाब में ईरान ने धमकी दी। लेकिन एक चीज मैं भी इस पे और बात करूंगा जवाब साहब, एक जो पीस कीपर्स हैं जो लेबनान में मौजूद है, जिसमें हिंदुस्तानी फौजी भी जी तकरीबन जी 1000 हैं, पीस आज कीपिंग उस फोर्सेस। पर, जी हाँ हाँ, आज उस पर जो है बाकायदा तोप से गेट को उड़ाया इजरायली फोर्स आईडीएफ ने और वो अंदर घुस गए, जिसमें काफी वहां पे जो पीस कीपर्स थे वो जख्मी हुए बताया जा रहा है। तो क्या ये जो यूएन की ये पीस कीपर्स फोर्स है, क्या ये डायरेक्ट यूएनओ से टकराव नहीं है? क्या इजराइल अब यूएनओ से टक्कर नहीं ले रहा है? हालांकि खबर ये आ रही है कि यूएनओ खुद मदद कर रही है इजराइल की। क्या है क्या ये मामला? नहीं, देखिए पीस कीपिंग फोर्सेस जो है, जिसमें इंडिया की भी कई जगह पे फोर्सेस हैं और तमाम मुल्कों की फोर्सेस हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की भी हैं, फ्रांस की भी हैं, तमाम। ये देखिए, इससे पहले जब गाजा के अंदर हुआ था तब भी यही हमारे सुनने में, और गाजा के अंदर भी इन जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो है एक तरीके का डायरेक्ट अटैक करा था, फिर उसको जाके कहा गया नहीं नहीं हमारा ये मकसद नहीं था, वो धोखे से हो गया, हमें ये नहीं पता, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरीके की चीजें, हमसे मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आ गई कि इजराइल का पहला नजरिया नहीं, वो चाहता है कि यहाँ से पीस कीपिंग फोर्सेस चली जाएं, लेबनान के अंदर हो गई और मुल्क के अंदर रफा के अंदर हो गई, जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो वहां से हट जाएं, और हम डायरेक्ट जो है टारगेट करेंगे औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, नर्सिंग स्टाफ को, इन सबको टारगेट करेंगे जो भी होगा। और बहाना किस चीज का लेते हैं? बहाना इस चीज का लेते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि यहाँ पर जो है हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, जिनको ये आतंकी कहते हैं, या फिर जो है दूसरे आतंकी संगठन थे वो है यहाँ पर, और हमारे पास मिन इंफॉर्मेशन हो गई, ये हमसे धोखे से हो गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। ये हमेशा का है इनका, ये चाहते हैं पीस कीपिंग फोर्सेस हट जाए, और देखिएगा पीस कीपिंग फोर्सेस भी जल्द से जल्द यूएन हटाएगा,
क्योंकि जिस बर्बरियत पे इजराइल उतरा हुआ है वो इस चीज को कैसे जो है कंपनसेट करते हैं, वो पैसे से कंपनसेट करते हैं कि हाँ भाई हमसे इतना बड़ा नुकसान हो गया, हम इतना पैसा इतनी चीजें देने को तैयार हैं, ये हमसे धोखे से हो गया, जैसा कि और जगह पे और मुल्कों के अंदर होता है। वो इस तरह, क्योंकि उनके पास पैसे की भरमार है, उनके पास पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा इस वक्त जो है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है। और देखिए अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था मुमताज साहब कि जेलेंस्की कौन है, जेलेंस्की एक यहूदी है, अक्सरियत जो है यूक्रेन के अंदर किसकी है, ईसाइयों की है, और ये वॉर जानबूझ करके करवाई गई। अब जब रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के अंदर तो अब इधर बढ़े ताकि आपस में टेक्नोलॉजी भी शेयर ना कर पाए। लेबनान को तो एक मोहरा इन्होंने बनाया, लेबनान तो उनके पहले से टारगेट पे है, लेकिन उधर ईरान ने एक जो है बहुत 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 जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाई है। ईरान ने डायरेक्ट वाजे करा कि अगर किसी ने भी अपनी एयर स्पेस दी, किसी ने भी सऊदी अरब के मुल्कों ने या अरब मुमालिकों ने या किसी ने भी एयर स्पेस यूज करने को दी, तो पहले हम इनसे तो बाद में निपटेंगे, पहले हम उनसे निपटेंगे जिन्होंने एयर स्पेस दे रखी है। ये बिल्कुल वाजे तौर पे उनका है कि वो भी अब मैदान में होंगी कंट्री, चाहे वो ओआईसी की मेंबर हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी ने अपनी एयर स्पेस दी है तो वो भी हमारी दुश्मनी की लिस्ट में हमारी कैटेगरी में आएगा। और एयर स्पेस ना मिलने की वजह से आप देख लीजिए अब तक इजराइल ने अभी तक कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रखा, बस ये टाला मटोली हो रही है कि अपने वाजे तौर पे अपनी अपनी पोजीशन, अपना अपना स्टैंड बता दें कि कौन कौन इजराइल के साथ है, कुछ तो खुल करके आ गए। अब जवाद साहब आज जिस तरह से जो ईरानी मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने बाकायदा जो है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से ये मुतालबा किया है कि अब वक्त आ गया है कि न्यूक्लियर जो हमारा सिस्टम है उसको अपडेट कर लिया जाए, उसको तैयार कर लिया जाए। तो क्या, क्योंकि देखिए जो बात कही जा रही थी कि बाकायदा टेस्ट ईरान ने कर लिया है, अब उसको एक्टिव करने की बात है, तो क्या ये बात अब तय हो गई कि ईरान जो है एक परमाणु देश हो गया है? क्योंकि 2-3-4 दिनों में आपने देखा होगा इसको लेकर के ईरानी पार्लियामेंट में काफी हलचल है। यहाँ तक कि इससे पहले क्योंकि खुद सैयद अली खामनाई साहब ने कहा था कि ये बम जो है यानी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हराम है, लेकिन जब हमने 4 दिन पहले इस पे बात की तो उन्होंने कहा यकीनन ये फतवा था, लेकिन जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो चीज है। तो क्या इसका मतलब ये तमाम हलचल इस बात की दलील है कि ईरान इसके लिए भी खुद को तैयार कर रहा है कि वो वॉर में इसका भी इस्तेमाल कर सकता है? नहीं देखिए, अब इजराइल को इसी चीज का जो शक है, अंदेशा है, इस चीज की अभी तक क्लियर वादे तौर पे कहीं पर भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो सूत्र होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, वो इस चीज को बताते हैं कि ईरान ने जो है, ईरान एक न्यूक्लियर पावर हो गया है। बट जब तक न्यूक्लियर टेस्ट या जगह पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सैटेलाइट व्यूज आपके पास आ जाते हैं, अभी तक कहीं से कोई ऐसे बड़े सैटेलाइट व्यूज नहीं आए हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। हाँ, टेस्ट हुआ है, क्या वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है या उससे अलग चीज टेस्ट हुई है, ये क्या चीज टेस्ट हुई है, ये अभी तक वाज़ेह तौर पे बात बिल्कुल भी कहीं जगह से क्लियर नहीं हो पा रही है। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट जब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हुआ था, फिर हिंदुस्तान के अंदर हुआ था और दीगर मुसलमान जो है अलग कंट्रीज के अंदर हुआ था, तब भी इस बात को बाकायदा सैटेलाइट से और तमाम मुल्कों ने कंफर्म करा था कि हाँ हाँ ये न्यूक्लियर पावर्स जो है बन गए। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो आपको यकीन मानो फिर ईरान टारगेट पे नहीं होगा, जल्दी ईरान टारगेट पे नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जी नवेद हामिद से कल बात हो रही थी तो उन्होंने बाकायदा बताया कि 20 किलोमीटर नीचे ये टेस्ट किया गया है और उन्होंने कहा कि जो अर्थक्वेक होता है उसका अपना एक सेंटर पॉइंट होता है, हाँ, उसके असरात दूसरी जगहों पे होते हैं, एक खास जगह पे कभी भी जो है वो अर्थक्वेक नहीं आता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे। इसलिए तमाम बड़े बड़े अखबारात ने, तमाम जो है ऑब्जर्वर ने इस बात को कहा है कि ये बहुत बड़ा टेस्ट था और यकीनन ये जो है न्यूक्लियर
हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी ने, एक होती है मैं एक बात कह रहा कंफर्मेशन। हूं, जी नहीं, जी। क्योंकि सैंक्शन है और इसका बहाना बना करके अमेरिका या यूरोपीय ममालिक जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है इस वजह से भी, मतलब ये कुछ भी हो सकता मुमताज है साहब, जियो नहीं पॉलिटिक्स देखिए में। पता जियो पॉलिटिक्स का आपको एक नजरिया थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये तो चलिए अखबारात का अपना अपना होता है, थोड़ी सी व्यूज और चीजें। जो हम लोग इंडियन मीडिया के अंदर एक सन की तानाशाह कहलाता था, नॉर्थ कोरिया का, याद है आपको? हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, है ना? तो उसको सन की तानाशाह, सन की, हमारे यहाँ अभी भी जब भी कोई मजाक में कहा जाता है या किसी को बस तंज करा जाता है कि देखो भाई सामने वाला ये तो बड़ा किंग जॉन बन रहा है, जो उनका नाम है, ये एक मिसाल दी है। उसने बाकायदा जितने भी टेस्ट करे हैं, जितने भी मिसाइल टेस्ट करे हैं, या जितने भी उस इस वक्त तो वो न्यूक्लियर, उसके सबको पता है कि कौन सी चीज है। और बाकायदा वो धमकाता किसको था, ललकारता किसको था? उसने कहा मेरे निशाने पे कोई हो ना हो, मेरे निशाने पे सिर्फ अगर कोई है तो अमेरिका है। अच्छा, उसको टेक्नोलॉजी कौन दे रहा था? पूरी सपोर्ट उसको चीन की थी। तमाम तरीके को उसने टेस्ट कर डाले और सब रोकते रह गए, सैंक्शन लगाते रह गए, चीजें दिखाते रह गए। उसने अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर दिए और सारे तौर पर वाजे ये बात हो गई कि भाई हाँ, इसके पास जो है जबरदस्त तरीके के वेपन है, हाँ ये न्यूक्लियर पावर भी रखता है, और तमाम तरीके की चीजें हो गई। ये सारी बात पूरी तौर पे वाजे, तमाम मीडिया के सामने, वो तो मीडिया के सामने खुल करके आती है ना, चीजें रखती है इस चीज को। लेकिन ईरान बहुत सी जगह पे अपनी चीजों को हाइड रखता है। जो परेशानी है, हो सकता है उन्होंने कर लिया हो, मैं इस चीज में बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ओपन बहुत सी चीजें ईरान ने आज तक वाजे नहीं करी हैं। इसीलिए असेसमेंट करने में इस वक्त इजराइल को, अमेरिका को दिक्कत आ रही कि ईरान के पास पावर क्या है। ईरान ने जो अभी बैलिस्टिक मिसाइल यूज करे या हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी है, और वो बिल्कुल सटीक निशाने पे लगे, उनके निशाने चूके नहीं, इनकी एयरबेस पे गिरे हैं, इनके F-35 को नुकसान हुआ है, ये बताने को तैयार नहीं। जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने यूज करा है, क्योंकि उनका जो बड़ा ढकोसलेबाज था, जिसको मैं कहता हूं 20 से 25 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है, जिसको आयरन डोम के नाम पे कसीदे पढ़ते थे तमाम तरीके, तो वो चीजें सामने नहीं आ पाई, वो हिट करी। और दूसरी तरफ आपके ऊपर एक और वॉर है, आपके ऊपर एक मीडिया की परसेप्शनल वॉर है। आप मीडिया के अंदर वॉर का परसेप्शन बना के, माहौल बना करके जीतते हैं, तमाम तरीके की चीजों से मोराल के ऊपर लड़ी जाती है। लेकिन हाँ, ये चीज वाजे है कि ईरान ने कुछ बनाया है, वो न्यूक्लियर टाइप का बनाया है या न्यूक्लियर ही बनाया है, तो उसका असेसमेंट करने में जब तक अमेरिका अगर और जो है कंट्रीज 100% श्योर नहीं होंगी, तब तक ये चढ़ दौड़ने को तैयार नहीं होंगे। लेबनान तक ही अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेबनान को अगर इन्होंने तोड़ दिया तो उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। जैसे जिस तरीके से अगर हम लोग देखें, इन्होंने गाजा के अंदर जो चीजें करी हैं, उससे पहले लेबनान तक नहीं थे, लेबनान से और तमाम तरीके से इनको धमकियां, तमाम तरीके, उस वक्त तक फुर्सत नहीं थी। लेकिन अब ये नेक्स्ट वॉर तक पहुंचे हैं। फेज 4 या फेज 5 के अंदर ये ईरान के ऊपर हमलावर होंगे। जब तक असेसमेंट ठीक से नहीं निकल पे आ पाएगा, तब तक ये लेबनान पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेबनान पे 4 बार इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करी है। अभी तक मैंने आपसे कहा था ये आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे ईरान की मर्जी से। वही सिचुएशन अभी तक बनी हुई है, तस की तस सिचुएशन है। लगातार अब जो है वो लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो अब हमले हो रहे हैं, और वो अब इनके हाइफा के अंदर भी हो रहे हैं और तेलवीव के अंदर भी चीजें जो हैं वो देखने पे आ रही। लगभग लगभग जो डुअल नेशनलिटी की किसी ने बात करी थी, जो 18 लाख के आसपास लोग जो हैं जो डुअल नेशनलिटी लिए हुए हैं, वो छोड़ करके जाने को तैयार हैं, वो तो अप्लाई भी कर रखा है। और अगर वहां से वो मूव करके वापस जाते हैं, यूरोप में है, तमाम जगह पे हैं, जाते हैं, तो उसके बाद इजराइल की स्थिति क्या होगी? जी। आज नवेद हामिद साहब कह रहे थे कि दिलचस्प बात यह है कि खुद नेतन्याहू जो है वो इजराइल के नहीं है, वो भी दूसरे देश से आकर के और यहाँ पे बसे थे, तो उनके पास भी जो है वो एक तरीके से डबल वो है, शहरियत है। इसके अलावा अभी फजील साहब ने एक बात कही है, कहाँ तक सही है कि नेतन्याहू हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और उनका जहनी तवाजुन जो है वो बताया जा रहा है कुछ डिस्टर्ब है। इस तरह की खबरें, हालांकि मैंने कहीं अभी ये खबर नहीं देखी, लेकिन फजील साहब ने शायद कहीं देखी थी
या क्या है जी? नहीं, कई पोर्टल्स ने इस चीज को बताया है कि इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन उसकी अभी तक कंफर्मेशन या कोई भी इस तरीके से अगर इतनी बड़ी चीज होती तो बहुत से अमेरिका के अखबारात और यूरोप के जो इंडिपेंडेंट अखबारात हैं वो इस चीज को लिखते। देखिए वहां पर भी अमेरिका और यूरोप के अंदर एक बात है कि सोसाइटी दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में तकसीम है। एक वो जो लिबरल है, सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं, या जो लोग एथिस्ट ज्यादा हैं वहां पर, और जो मेन जो है क्रिश्चियन सेकुलर है, वो इस चीज को वाज़े तौर पे जानते हैं। इजराइल के अंदर मैं बार बार कहता हूं, जो इनके जूस के अंदर या यहूदी कम्युनिटी के अंदर तीन चार तरीके के जो यहूदी हैं, उसमें जो एश्कमिनाती जूस हैं उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। वो गोरे होते हैं, उनके बाल और आंखें जो हैं हल्की सी ब्लूइश होती हैं, नीली कलर की आंखें होती हैं, रंग उनके गोरे और हल्के से ब्लू कलर के या हल्के से ब्राउन कलर के जो उनके बाल होते हैं, वो एक्चुअल यहूदी है ही नहीं। मैंने आपको कहा शर्मन शरोन की किताब है, वो खुद एक यहूदी हैं और तेल अवीव यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर हैं। उसके बाद एक किताब जो है हेनरी फोर्ड ने लिखी हुई है, जूस के ऊपर बाकायदा बताया है ये जो जायनिस्ट हैं ये एक्चुअल में है ही नहीं। ये कैस्पियन बाकू का इलाका है, कैस्पियन के अंदर बाकू एक एरिया है, ये वहां के हैं बेसिकली, और ये सब माइग्रेट करके यहां पर आए हैं। इनका एक्चुअल ताल्लुक है ही नहीं, ना यहूदियत से है उनका ताल्लुक। और उनकी जो किताब है, एक तो हम लोग को पता है कि एक किताब जो है यहूदियों की वो है क्या नाम, तौरा जो पढ़ी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं तौरात। एक इनकी किताब है तालिमुद। तालिमुद जो है वो इनकी फिक्स किताब है, फिक्र की किताब है, जिसपे वो यकीन रखते हैं। वो इस चीज को नहीं मानते। जैसे अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन के अंदर भी दो फिरके ज्यादा बड़े हैं, एक मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को, ठीक है, और एक मानते हैं न्यू टेस्टामेंट को, जो कैथोलिक हैं। और मेथोडिस्ट उनके यहाँ जो है वो अलग है, वो सब जगह जाहिर है। एक जगह आपको पता है बिशप्स होते हैं, या तो ये इस तरीके की डिवाइड है वहां पर भी, और ये हर जगह एक डिवीजन होता है तमाम तरीके की चीजें, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा करते हैं। एक आपने देखा होगा यहूदी जो बड़ी सी ब्लैक कलर की हैट लगाते हैं, जिनकी जुल्फे लंबी होती हैं, दाढ़ी होती है तमाम तरीके की, उनके जो हम लोग कहते हैं रब्बीज, वो अपनी जबान में उनको रब्बीज कहते हैं, जो उनके आलिम होते हैं, इस चीज को आके कहते हैं। वो तो वाज़े तौर पे आप देखिए, खास तौर पे जो आपने देखा होगा कई जगह पे फोटोग्राफ, वीडियो और तमाम उनकी स्पीचेस मिल जाएंगी, आकर कहते हुए कि जो इजराइल के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू सरकार है, वो खुद एक शैतानी जो है एक तरीके की तालीम के ऊपर, या जिस तरीके की मुनाफिकत पे वो लोग उतरे हों, वो एक्चुअल यहूदी है नहीं। वो खुद इस ग्रेटर इजराइल का विरोध करते हैं कि हमारी एक्चुअल जगह कहीं और है, तमाम तरीके की चीजें। उनकी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, वो जो लंबे हैट वाले और ब्लैक कलर का कोट और दाढ़ी वाले, और उनकी है वो इस तरीके की रब्बीज आकर क्लियर तौर पर, वाज़े तौर पर बातें करते हैं। तो ये बिल्कुल जो है अलग जो है, जिसको मैं कहता हूँ कैस्पियन से जो लोग कन्वर्ट हुए, वो यहूदी भी नहीं है, कन्वर्टेड यहूदी हैं, वो इस तरीके के माइंडसेट रखते हैं, जिसको कहते हैं कट्टरवाद। ठीक है, बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरवाद। वो 2000 2500 साल पुरानी चीजों को क्लेम कर रहे हैं। अब तो खुले तौर पे वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने बात कह दी है कि हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अपने ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। बाकायदा उसका तमाम तरीके पे आप देखिए, इंटरनेट पे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाकायदा तो उसका पड़ा हुआ है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी हो कि इस तरीके से चीजों कहा जाए, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल जो है बिल्कुल अलग थलग जवाब साफ पड़ रहा है, और इजराइल के अंदर जो तख्ता पलट की सूरत हाल है, वहां जिस तरह से लोगों की मुखालफत है, हो सकता है उस मुखालफत को कम करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, या ये तमाम चीजें जो है प्रोपेगेंडा करना। नहीं मुमताज आलम साहब, देखिए बात बिल्कुल साफ है। कितने भी कोई तस्करे कर ले, ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना है, वो यहाँ पर लेकिन आज के हालात में उनका हालात में ना 1948 में डेविड बेंगोरियन जब था वहां का, और आज के हालात में उनके नजरियात में जमीन बराबर का भी फर्क नहीं है।
वो यहाँ पर आए हैं जानबूझ करके अपना पैसा, अपनी कौड़ई, अपनी जायदाद पूरे यूरोप से और तमाम जगहों से। रॉकशील्ड जब लेकर के तेल अवीव में आया था तो उसके एक हाथ में काले और सियाह गूंगे थे और दूसरे हाथ में सफेद थे। वो लेकर के आया था पैसा, दौलत, कौड़ी सब हम लगाएंगे, बाकायदा लड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए जमीनें खरीदवाई गई उनको वहां पर। उनका कोई, आप बताइए, मैं और आपके पास अगर अपने घर में या अपनी कई जगह पे जमीन पड़ी हो, प्रॉपर्टी पड़ी हो, पैसा आ रहा हो, चीजें आ रहा है, और कोई ऐसी जगह पे जाके कहे कि तुम्हारे बाप दादा की 500,000 साल पहले जगह ये हुआ करती थी, इसको जाकर के ले लो, और आप आज की डेट में करोड़ों के मालिक हैं, क्या आप वो जगह लेने जाएंगे, वो लड़ने जाएंगे किसी से? आप कहेंगे मैं जाऊंगा? वो सिर्फ इसी एजेंडे से, इसी मानसिकता के साथ वो आए हैं लौट करके। 2000 साल तक वो मार मार करके निकाले गए। उनके ऊपर टाइटस ने भी हमला करा, उनके ऊपर तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी ने हमला करा, उनको मारा, उनको गुलाम कराया। हिटलर ने तो बाकायदा इनका जेनोसाइड करा है। वो कौन था हिटलर? हिटलर का धर्म क्या था? किस आधार पर उसने मारा है? हम उस चीज का कभी समर्थन नहीं करते, हम जानते हैं वो गलत चीज थी, लेकिन आप देखिए इनके ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म और जाति अगर किसी कम्युनिटी ने करी है, मुसलमानों तो करी नहीं इनके ऊपर कोई जाति। इनका ये जो वेलिंग वॉल जहां पर जाकर के रोते हैं सन 70 हिजरी के अंदर, किसने गिराया? वक्त नजर ने इनके साथ क्या करा? 2000 साल से ये निकाले गए थे। वो सिर्फ इस चीज पे आए हैं कि बिल्कुल उनका धार्मिक एजेंडा है। वो बार बार कहते हैं कि हमारी लाल गाय आ गई हैं। वो कहां से लेकर के, अमेरिका टेक्सास से लेकर के आए गए। उनकी कितनी बार जो है ब्रीडिंग करवा उनका एक बाल भी सफेद ना हो, चीजें ना हो, उसकी उम्र, उनकी देख रेख सब कुछ करी जा रही। वो इस चीज पे उतारू कि हमारा मसीहा आने वाला है, उसके लिए हमें राह हमवार करनी है, उसके लिए हमें बड़ी सी जंग करनी पड़ेगी, और हमें अपना जो उनका पुराना टेंपल टूटा हुआ है उसको हमें दोबारा, तिबारा, चौबारा जो है वो तामीर करना है, बनाना है उसको। कोई उनका एजेंडा नहीं है भाई, ये सब फालतू की बातें हैं जितनी हम तस्करे कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक निकाती एजेंडा है कि ये जगह 2500 साल पहले, 2000 साल पहले हमारी थी, ये हमारा मुकद्दस जगह है, यहां से हम निकाले गए हैं, हमारी पिटाई हुई है, अब हमको मौका मिला है तो हम पूरा अपना ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, उनका जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसके ऊपर एक ब्लू पट्टी ऊपर है, एक ब्लू पट्टी नीचे है। पहली जाती है आपकी दरियाए नील तक, इजिप्ट तक, नील नदी तक, और दूसरी जाती है दरियाए फुरात तक, जहां तक मदीने से पहले पहले का एरिया जो लगता है वो पूरा क्लेम करते हैं। बीच में डेविड ऑफ स्टार है, उसमें वो तुर्की को भी ले लेते हैं, तमाम एरिया को ले लेते हैं, जॉर्डन को भी ले लेते हैं, शाम को भी ले लेते हैं, लेबनान को भी ले लेते हैं, इराक को भी ले लेते हैं। ये उनका निकाती एजेंडा है। वो यहां पर सिर्फ अपना एरिया लेने आए हैं, चाहे उसके लिए धन, बल, पैसा, कौड़ी, जायदाद, जान माल का नुकसान करना पड़े। वो अपनी मुकद्दस जगह पे वापस आए हैं 2500 साल के बाद, और उस अरबों की जगह पे उनको ला करके धसाया गया। ये हम नहीं कह रहे, तमाम लिटरेचर, तमाम किताबें भरी पड़ी हुई कि उनकी मुकद्दस जगह। सैयद जवाद साहब, टाइम तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इतनी बात जरूर जानना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही है, उनके मंसूबे सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है जिस तरह से प्रॉक्सी खड़ी की गई, जिस तरह से इजराइल को जवाब दिया गया, जिस तरह से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, और फिर अभी ईरान और सऊदी अरब के जो वज़राए खारजा है उनकी मुलाकात हुई, फिर रूस और ईरानी सदर की कल मुलाकात हुई, और एक नए जो वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात है, तो ऐसे में मतलब किसी के मंसूबा बना लेने से क्या होता है? आप देखिए कि जो इलाज का बंदरगाह है इनका, वो बिल्कुल सन्नाटा हो गया वहां पे, वो हौती से लड़ नहीं पा रहे, वहां तजारती सरगर्मियां बिल्कुल से खामोश हो गई, बंद हो गई हैं। इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, इजराइल 2 हिस्सों में तकसीम होकर के रह गया। मतलब ये तमाम चीजें, और आप देखिए कि कनाडा ने अपने हाथ अलग कर लिए इजराइल से, फ्रांस ने अलग कर लिया अपने आप को, जर्मनी ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो इस तरह से अलग थलग जो हो रहा है, तो क्या क्या अमेरिका का तो देखिए मफाद है, वहां चूंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन की वजह से वहां पे सबकी अपनी अपनी जो है सियासत दांव पर लगी हुई है।
इसलिए भी इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में ग्रेटर इजराइल का ख्वाब क्या आपको लग रहा है कि पूरा कर लेगा? देखिए मुमताज साहब, मैंने वही आपसे बात करी। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या जितने भी अरब की कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं या 57 मुस्लिम ममालिक जो मुल्क हैं, ये सारा जो टाइम बाय करा जा रहा है, इसमें सबकी अपनी अपनी एक बार पोजीशन क्लियर हो जाए कि कौन किस तरफ है। यूरोप में भी पूरा यूरोप उनके साथ नहीं है, ना चाहते हुए भी फ्रांस कूदेगा। मैक्रोन एक तरफ जो है आकर के बोल, मुझे जहां तक जो इम्कानात लगते हैं, जो चीजें देख पा रहा हूँ, जो चीज पढ़ करके समझते हैं, आप मेरी बात से ना इत्तेफाकी या आपके दर्शक या सुनने वाले देखने वाले 100% अपनी ना इत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं, मुझसे इख्तिलाफात रख सकते हैं कि नहीं ये बात नहीं, लेकिन जो मेरा गुमान है, जो मैं पढ़ करके समझ करके देख पा रहा हूँ, मुझमें उसमें ऐसा लगता है कनाडा जो है वो दूर रहेगा और यूरोप की 2-3 कंट्रीज हैं वो दूर रहेंगी इस वॉर से, वो अपने मुल्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ वक्त के अंदर जो हालात हैं, कुछ इस वक्त के अंदर जो हालात हैं, उनमें कुछ एक मुल्क मजबूरन कूदेंगे, जानबूझ करके कूदेंगे, और जो मार्का स्टार्ट होना है, जो एरिया बन रहा है, वो शाम बन रहा है। शाम के अंदर होने जा रही चीजें। अभी ईरान के इन्वॉल्व होगा, लेकिन लेबनान के साथ साथ इसके बाद नजर जो है वो शाम की तरफ होगी, क्योंकि रूस का अगर पूरा सपोर्ट ईरान को मिल रहा है तो ईरान के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेट अभी लेबनान पे ही रहेगा। हाँ, ईरान को धमकियां जरूर दी जाती रहेंगी कि अगर तुम अब बढ़ोगे तो हम ये कर देंगे, और हमने ये वाला मिसाइल तैनात कर रखा है, फिर वो अपना फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। सिर्फ धमका पोस्टरिंग होगी ईरान को रोकने के लिए कि ईरान डायरेक्ट ना आ जाए चीजों में। अगर ईरान आएगा तो आपको पता है, अगर इधर खुली वॉर हुई तो अमेरिका का साथ देना पड़ेगा, और ईरान के साथ वाज़ेह तौर पे तमाम तरीके की चीजें अगर देगा तो रूस देगा। तो उससे बेहतर यह है कि लेबनान के साथ होते होते गोलान हाइट्स पे और तमाम तरीके के जो पहले एरिया उन्होंने ले लिए थे, दोबारा से वो एरिया अपने वापस ले, और वहां से फिर जो है शाम की तरफ मूव करा जाएगा। और शाम के अंदर असली मार्का होना है, जिसमें रूस, ईरान और फिर जो है दूसरी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे हो जाएंगी। वो फेज 5 के अंदर होगा, अभी हम लोग फेज 3 के अंदर है। चलिए, तो बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। लगता और असलम लावारे साहब लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया जनाब सैयद जवाद साहब, वाह कितनी वाज़ेह और रियलिटी बेस पे एनालिसिस है। जी हाँ जवाद साहब, जो भी खुलासा आप कर रहे हैं यकीनन सूझबूझ पर मबनी है, वाह जज़ाकल्लाह। तो बहरहाल बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो बहरहाल हमारा सपोर्ट कर रहे थे और अपने अपने मैसेजेस दे रहे थे। मैं उनके मैसेज तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं उन्हें स्क्रीन पर जरूर मैंने हाईलाइट किया है ताकि लोग जो है वो उन मैसेजेस को पढ़ लें और वो एक तरीके से गवाही के तौर पर रहे। तो सैयद जवाद साहब आपका और फजील अहमद साहब भी हमसे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था जब जवाद साहब आएंगे तब मैं स्किप कर जाऊंगा, मुझे नींद बहुत तेजी से आ रही है। तो बहरहाल और मैंने उनसे बता दिया था। तो जवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बेहतरीन एनालिसिस किया है, और इंशाल्लाह फिर हम आपको मदऊ करेंगे। और तमाम लोगों का जो हमसे जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इजाजत दीजिए, शुक्रिया, खुदा।